ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th RBSc हिंदी मीडियम। आज हम आप लोगों के लिए एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और वो है सदिश बीजगणित। ठीक है, यानी वेक्टर अलजेब्रा। तो आज हम समझेंगे सदिशों के बारे में, सदिशों के प्रकार, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि सदिशों दो या दो से अधिक जो सदिश होते हैं उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, यानी सदिशों का योग। ठीक है, और उसके बाद जो है हम समझेंगे सदिशों के योग के जो गुणधर्म हैं, सदिशों योग के क्या क्या गुणधर्म हैं, और साथ ही साथ सदिशों का अदिश के साथ गुणन और उनके गुणधर्म, और सदिश के घटकों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सदिश क्या होता है। देखिए, जो भौतिक जो राशियां होती हैं वो दो तरह की राशियां होती हैं भौतिक राशियां। एक तो वो राशियां जिनमें मापांक होता है, केवल मापांक होता है और दिशा का उसमें कोई बोध नहीं होता है, वो कहलाती हैं अदिश राशियां। ठीक है, और एक वो राशियां होती हैं जिनमें मापांक होता है और मापांक होने के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है, वो कहलाती हैं सदिश राशियां। हमें अपने दैनिक प्रतिदिन के जीवन में कुछ ऐसी राशियां दिखाई दे जाती हैं जिन्हें हम भ्रमवश सदिश को अदिश और अदिश को सदिश समझ बैठते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें गति की, जैसे हम बात करें किसकी, गति की, तो गति एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ मापांक का ज्ञान होता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, लेकिन जो सदिश है, जैसे कि वेग, गति का ही एक रूप होता है वेग। वेग जो होता है वो एक सदिश क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें दिशा का भी ज्ञान होता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, ये दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें दिशा का भी ज्ञान हो रहा है। ठीक है, एक होता है वजन, एक होता है भार, यानी एक तो मास होता है और एक होता है क्या, वेट। तो ये दोनों भी, जो वेट और मास होता है वो अदिश राशि है और जो वेट होता है वो एक सदिश राशि है। ठीक है, ऐसे ही दूरी और प्रतिस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और प्रतिस्थापन। दूरी जो है इसमें केवल मापांक का ज्ञान होता है। ठीक है, केवल मापांक दिखाई देता है, और जो प्रतिस्थापन है वो एक निश्चित दिशा में दूरी होती है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। तो दैनिक जीवन में प्रतिदिन के दैनिक जीवन में हम बहुत सारी ऐसी राशियां होती हैं जिनको भ्रमवश सदिश और अदिश में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियां कितने तरह की हो गई, दो तरह की होती हैं। इनमें एक वो राशियां जिनमें केवल मापांक होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं, और एक वो राशियां जिनमें मापांक के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो अदिश और सदिश का अंतर आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। जहाँ पे हमें दिशा का बोध हो रहा है, जिस राशि के साथ हमें दिशा का बोध हो रहा है, वो समझिए कि वो एक सदिश राशि है। ठीक है, नहीं तो वो क्या होगी, अदिश राशि होगी, जिसमें केवल क्या होगा, मापांक होगा। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सदिशों के प्रकार। सदिश मतलब कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, या उनको हम विभक्त करते हैं तो उन सदिशों की क्या विशेषताएं होती हैं। हम केवल सदिशों के बारे में ही इस अध्याय में पढ़ेंगे, यानी वो राशियां जिनमें दिशा भी होती है के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक हो गया वो हो गया सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार। ठीक है, इस सदिशों के प्रकार में सबसे पहले आता है शून्य सदिश। शून्य सदिश, ठीक है, यानी सदिश तो है, यानी दिशा तो है, लेकिन मापांक क्या होता है, शून्य होता है। मापांक, ऐसे सदिशों का मापांक क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब ऐसे मापांक कौन से होते हैं, देखो, जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु है, इसको प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं O, और ये जो है अंतिम बिंदु है, मान लीजिए इसको हम अंतिम बिंदु बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से बीच में जो दूरी होती है, के बीच में जो
दूरी होती है उसी को हम मापांक कहते हैं। दूरी को हम क्या कहते हैं? मापांक। ठीक है। अब यदि इस सदिश को हम प्रकट कर रहे हैं, शून्य सदिश को, तो क्योंकि इसमें मापांक तो होता नहीं है, मापांक नहीं होने का मतलब इसमें कोई दूरी भी नहीं होती है। दूरी नहीं होती है का मतलब क्या होता है कि इसका जो प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु है, वो एक ही होता है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब एक ही हो तो इस प्रकार का जो सदिश होता है वो शून्य सदिश कहलाता है। इसका मापांक हमेशा शून्य के बराबर होता है। ठीक है। मापांक तभी शून्य होगा जब इसके प्रत्येक घटक, इसका प्रत्येक घटक क्या होगा? शून्य के बराबर होगा। अब आता है इकाई सदिश। दूसरे तरह का जो सदिश है वो क्या है? इकाई सदिश है। ठीक है। इकाई सदिश यानी सदिश है और साथ में कैसा है? इकाई है। इकाई सदिश यानी दिशा के साथ साथ इसका जो मापांक होता है, दिशा तो होती है, साथ में इसका मापांक इकाई होता है। मापांक कितना होता है इसका? इकाई। जब किसी सदिश का मापांक इकाई होता है तो उसे हम इकाई सदिश कहते हैं। ठीक है। तो ये अपने इसका जो अंतिम बिंदु है अपने प्रारंभिक बिंदु से इकाई दूरी पर जो है स्थित होता है। ठीक है। यानी यहाँ ओ से लेकर के ए तक का जो दूरी होगी, ओ से लेकर के यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो दूरी होगी वो इकाई दूरी होगी, तभी हम इस सदिश को बोलेंगे इकाई सदिश। ठीक है। तो इकाई सदिश के बारे में आपको समझ में आ गया। इकाई सदिश के बाद होता है समदिश सदिश। समदिश सदिश, समदिश सदिश कौन से सदिश होते हैं भाई? इनमें मापांक चाहे ये अब हम जो बात कर रहे हैं ये दो या दो से ज्यादा सदिशों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। एक सदिश की बात नहीं कर रहे हैं। दो या दो से सदिश, दो या दो से ज्यादा सदिश जिनमें की मापांक तो अलग अलग हो सकता है, जिनका मापांक अलग अलग और समान भी हो सकता है, परंतु दिशाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। दिशाएं हमेशा कैसी होती हैं? समान। समदिश कहलाते हैं। समदिश सदिश कहलाते हैं। ठीक है। तो समदिश सदिश कौन से हो गए? जो एक ही दिशा में होते हैं। जो एक ही दिशा में होते हैं चाहे उनके मापांक कैसे हों? अलग अलग हों। ठीक है। तो वो समदिश सदिश कहलाते हैं। समदिश सदिश के बाद जो है आपका आता है, समदिश सदिश के बाद आता है आपका जो अगला सदिश है वो है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश। अब विपरीत सदिश जो है इसमें भी मापांक का कोई मापांक मतलब विपरीत सदिश यानी दो या दो से ज्यादा ऐसे सदिश जिनका मापांक चाहे तो अलग हो चाहे तो समान हो, लेकिन दिशाएं कैसी हो? विपरीत हो। दिशाएं कैसी हो? विपरीत। अनलाइक वेक्टर्स कहलाते हैं। अनलाइक जो विपरीत वेक्टर होते हैं, विपरीत सदिश होते हैं, उनको अनलाइक, और जो समदिश होते हैं उनको लाइक वेक्टर्स हम कहते हैं। ठीक है। तो विपरीत सदिश कौन सा हो गया? जिसकी दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है। ठीक है। वो विपरीत सदिश कहलाता है। अब इसके बाद आता है आपका समान या तुल्य सदिश। तुल्य सदिश। अब समान सदिश या तुल्य सदिश कौन से होते हैं? देखो, ये ऐसे सदिश होते हैं जिनमें की दिशाएं समान होती हैं और साथ ही साथ इनका मापांक भी कैसा होता है? समान होता है। मापांक भी समान होता है और दिशाएं भी समान होती हैं। तो सदिश क्या कहलाते हैं? समान सदिश या समतुल्य सदिश कहलाते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे दो या दो से ज्यादा ऐसे सदिश जिनके मापांक कैसे होते हैं? समान होते हैं। जिनमें मापांक समान होते हैं और दिशाएं भी कैसी होती हैं? समान होती हैं। समदिश सदिश कहलाते हैं। सॉरी, समान सदिश कहलाते हैं, तुल्य सदिश कहलाते हैं। ठीक है। इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब एक मतलब दो, अब जो सदिश है, अगला सदिश का जो प्रकार है वो है समप्रारंभिक सदिश यानी को इनिशियल वेक्टर्स, जिनमें प्रारंभिक बिंदु कैसा हो? समान हो। प्रारंभिक बिंदु समान हो और अंतिम बिंदु अलग अलग हो को हम कहते हैं समप्रारंभिक सदिश। समप्रारंभिक सदिश यानी जिनमें प्रारंभिक बिंदु कैसा होता है? समान होता है। ठीक है। ऐसे ही समान तक सदिश भी होते हैं जिनमें अंतिम बिंदु कैसा होता है? समान होता है। वो कहलाते हैं
समांतक सदिश, जिनमें अंतिम बिंदु कैसा होता है, अंतिम बिंदु समान होता है। अंतिम बिंदु समान होता है, समान बिंदु, प्रारंभिक बिंदु जो है वो अलग अलग होते हैं, यानी उनका अंत एक ही बिंदु पर होते हैं, समांतक सदिश। और जिनका प्रारंभ एक ही बिंदु से होता है, समप्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ सदिशों के प्रकार के बारे में समझा कि सदिशों के प्रकार कैसे कैसे होते हैं। यानी सदिशों का प्रकार किसके ऊपर निर्भर करता है, सदिशों का प्रकार निर्भर करता है उनके मापांक के ऊपर, उनके दिशा के ऊपर। ठीक है, दिशा के ऊपर और मापांक के ऊपर सदिशों का प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका स्थिति सदिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्थिति सदिश। ठीक है, आगे की जितनी भी स्टडी हम करेंगे वो स्थिति सदिश से ही, स्थिति सदिश के ऊपर निर्भर होगी। आगे की मतलब सदिश बीजगणित के अंदर अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब हम जो स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन जो करने वाले हैं, वो निर्भर करता है किसके ऊपर, स्थिति सदिश के ऊपर। तो अब बात आती है स्थिति सदिश की। स्थिति सदिश क्या होता है, देखिए स्थिति सदिश स्थिति सदिश नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है कि सदिश की जो स्थिति को व्यक्त करता है, एक ऐसा सदिश या ऐसा सदिश जो किसी की स्थिति, किसी बिंदु या किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करता है, स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है, नाम से बहुत अच्छे तरीके से जो है इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है, स्थिति सदिश। जैसे कि मान लीजिए कि ये बिंदु है P, ये बिंदु P है जिसकी स्थिति का हमें ज्ञान करना है, जिसकी स्थिति का हमें पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कोई एक प्रारंभिक बिंदु, मूल बिंदु लेकर के चलेंगे। कोई एक प्रारंभिक बिंदु क्या लेंगे, मूल बिंदु लेकर चलेंगे, और वो मूल बिंदु हमने ले लिया ये O, 0 0। ठीक है, ये हमने O ले लिया। तो O से लेकर के P तक, O से लेकर के P तक यानी OP, OP जो होता है ये किसी बिंदु P का स्थिति सदिश कहलाता है। किसी बिंदु P का स्थिति सदिश कहलाता है क्या, OP। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे ये, यदि P के निर्देशांक x और y है, और ये जो हमने लिया है एक बिंदु, निश्चित बिंदु जो लिया है, फिक्स पॉइंट जो लिया है, यदि यह मूल बिंदु है, यदि यह मूल बिंदु है, तब इसका स्थिति सदिश क्या होना चाहिए, P का स्थिति सदिश क्या होना चाहिए। P का स्थिति सदिश होगा OP वेक्टर, इसके ऊपर सदिश वाला चिन्ह लगा देंगे, OP वेक्टर। किसी भी सदिश को हम डायरेक्टेड लाइन से ही डिनोट करते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, डायरेक्टेड मतलब दिशा निर्देशित जो होती है ना लाइन, जिसके ऊपर दिशा होता है, दिशा होती है, वो उस लाइन से हम इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये मूल बिंदु है O 0 0 और ये बिंदु है P x y। अब यदि इस x अक्ष की दिशा में और y अक्ष की दिशा में हम इकाई सदिश लेते हैं, इकाई सदिश लेते हैं जो कि होते हैं i कैप और j कैप, फिक्स होते हैं। x अक्ष की दिशा में i कैप होता है, y अक्ष की दिशा में j कैप होता है। ठीक है, तो इस OP का स्थिति सदिश क्या होगा, OP का स्थिति सदिश हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ से यहाँ तक का जो खंड है या कंपोनेंट है वो x है, और इधर से इधर तक का जो कंपोनेंट है वो y है। लेकिन हमें क्योंकि दिशा के साथ लेना है, तो x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश i कैप होता है, तो x अक्ष की दिशा में इसका जो खंड हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा, x i कैप हो जाएगा, तो x i कैप, और y अक्ष की दिशा में इसका कंपोनेंट हो जाएगा y j कैप। तो कुल मिलाकर के P का स्थिति सदिश OP वेक्टर हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। ठीक है, तो स्थिति सदिश का हमें ज्ञान होना जरूरी है। इसको हम R वेक्टर से लिखते हैं, किससे निर्देशित करते हैं, R वेक्टर से इसको हम व्यक्त करते हैं। ठीक है,
आर वेक्टर, ठीक है ना। तो स्थिति सदिश के बारे में आपको पता लगा कि स्थिति सदिश जो होता है वो किसी बिंदु, किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति को व्यक्त करता है, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं आपके सदिशों का योग, यानी सदिशों का दो या दो से ज़्यादा सदिशों का योग हम कैसे करते हैं, उनका योग करने की क्या क्या नियम हैं या कौन से नियम हैं जिनसे हम सदिशों का योग कर सकते हैं। तो सदिशों के योग के लिए दो नियम आपको दिए हुए हैं। सदिशों के योग के दो नियम आपके कोर्स में हैं। पहला नियम जो है वो समांतर चतुर्भुज का नियम है, सदिशों का योग। अब हमारा जो विषय है वो है सदिशों का योग, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है वो है समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। ये पहला नियम है पैरेललोग्राम लॉ, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, हिंदी में समांतर चतुर्भुज का नियम, यानी समांतर चतुर्भुज की सहायता हम इसमें लेते हैं। इसमें यदि आपको दो सदिश दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के अंदर ये दोनों सदिश जो होते हैं वो दो एडजेसेंट जो होती है साइड्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी एक ही बिंदु से जाने वाली या एडजेसेंट साइड जो कम से कम जिनका एक बिंदु क्या होता है कॉमन होता है, वेनिस्ट होता है, ऐसी भुजाओं को निर्देशित करते हैं, ठीक है। तो ये जो दो सदिश हैं ए वेक्टर, एक को हम ए वेक्टर लेते हैं, दूसरे को बी वेक्टर लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के अंदर ये दो भुजाओं को दो एडजेसेंट साइड्स को जो है व्यक्त करती हैं। जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनका जो योग होता है दोनों का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो योग होता है वो इनके विकर्ण के द्वारा, इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा दिया जाता है। और कौन सा विकर्ण लेते हैं? वो विकर्ण जो कि उनके प्रारंभिक बिंदु से गुजरता है, यानी प्रारंभिक बिंदु से गुजरने का मतलब इसी बिंदु से जो विकर्ण गुजरता है, ठीक है, उस विकर्ण के द्वारा इन दोनों सदिशों का योग व्यक्त किया जाता है। यानी अगर ये OA और ये OB, तो ये OC जो होगा, ये जो सम होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो योग होगा वो OC वेक्टर के बराबर होगा, यानी C वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि यदि समांतर चतुर्भुज के अंदर दो एडजेसेंट साइड जो हैं वो ए वेक्टर और बी वेक्टर यानी दो सदिशों के द्वारा निरूपित होती हैं, तो दोनों सदिशों का योग उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा दिया जाता है, और वो विकर्ण जो होता है वो उनके प्रारंभिक बिंदु से गुजरना चाहिए, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु से गुजरना चाहिए और साथ ही साथ जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम जो हो जाएगा, यानी OC वेक्टर बराबर हो जाएगा OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर, ठीक है। यानी C वेक्टर बराबर हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का नियम दो सदिशों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, और इसमें दोनों सदिश जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज की एडजेसेंट साइड्स को निरूपित करते हैं। तब इनका योग उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यानी विकर्ण जो कि उनके प्रारंभिक बिंदु से गुजरता है के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यह है आपका समांतर चतुर्भुज का नियम, दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। और एक नियम है जिसके द्वारा हम दो सदिशों का योग कर सकते हैं, और वो है त्रिभुज का नियम, ठीक है। तो त्रिभुज का नियम क्या है? देखिए, दो सदिशों के योग के लिए त्रिभुज का नियम क्या है? देखिए, त्रिभुज का नियम
त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या कहता है? देखिए, त्रिभुज का नियम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो लगातार भुजाएं या एक समदिश भुजाएं, यानी दो ऐसी भुजाएं जो एक ही क्रम में ली गई हैं, एक ही क्रम में ली गई हैं, दो सदिशों को निरूपित करती है, तो इन सदिशों का योग तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा जो कि विपरीत क्रम में होती है के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि फिर से ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर हम ले लेते हैं, ये अशून्य सदिश है, शून्य सदिश। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो कि अशून्य सदिश हैं और ये त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही क्रम में निरूपित करते हैं। एक ही क्रम में निरूपित करने का मतलब ए बी और बी सी, ए बी ए वेक्टर को और बी सी वेक्टर को निरूपित करता है। तो इन दोनों का योग, इन दोनों सदिशों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा विपरीत क्रम में दिया जाता है। यानी विपरीत क्रम में मतलब AC में दिया जाता है C, यानी AC वेक्टर बराबर हो जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर के। ठीक है, तो AC सदिश बराबर AB सदिश प्लस BC सदिश, इनका मान रखेंगे तो C वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर के होगा। C वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर के होगा, यानी दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा क्या? तीसरी भुजा। तो ये होता है सदिशों के योग का दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम यानी त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम दोनों एक ही नियम है, यानी दोनों एक ही हैं। कैसे कि इसी त्रिभुज को हम आगे जाकर के समांतर चतुर्भुज में भी प्रकट कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज इससे बनाया जा सकता है इस त्रिभुज के द्वारा। तो कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज का नियम और त्रिभुज का नियम दोनों एक ही हैं, केवल परिभाषाएं अलग अलग हैं। केवल परिभाषाएं अलग अलग हैं और नाम अलग अलग हैं। अन्यथा दोनों जो नियम हैं त्रिभुज के और समांतर चतुर्भुज का सदिशों को योग करने के लिए दोनों नियम एक ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं सदिशों की, जब हम बात करते हैं सदिशों की कि भाई सदिश जो होते हैं वो भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें मापांक भी होता है और मापांक होने के साथ साथ उनके अंदर दिशा भी होती है। तो मापांक और दिशा मिलकर के क्या बनते हैं? सदिश बनते हैं। लेकिन इसमें एक और शर्त आती है कि उनका योग, सदिश वो होते हैं, बहुत से सदिश वो होते हैं जब उनका योग समांतर चतुर्भुज के नियम का या त्रिभुज के नियम का पालन भी करते हैं। यदि दो सदिशों को हम समांतर चतुर्भुज के नियम या फिर त्रिभुज के नियम से ना जोड़ पाए, उनका योग समांतर चतुर्भुज के नियम से या त्रिभुज के नियम से ना कर पाए, तो वो सदिश नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो एक तीसरी शर्त ये भी जुड़ जाती है कि दो सदिशों का योग समांतर चतुर्भुज के नियम से होना ही चाहिए। अगर योग नहीं होता है तो वो सदिश जो है वो आपके सदिश नहीं कहलाते हैं, वो सदिशों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं सदिश योग के गुणधर्म। सदिश योग के गुणधर्म मतलब सदिशों का जो योग हमने किया है उन सदिशों के योग का क्या गुणधर्म है? सदिशों के योग के गुणधर्म, सदिशों के योग के गुणधर्म, योग के गुणधर्म, और इनमें सबसे पहले जो आता है वो है आपका क्रम विनिमेयता का नियम। क्रम विनिमेयता का नियम। ठीक है, क्रम विनिमेयता का नियम यानी दो सदिश जो होते हैं, दो सदिश, दो या दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, दो सदिश जो होते हैं वो क्रम विनिमेयता के नियम का पालन करते हैं योग की क्रिया के लिए। ठीक है,
कहने का मतलब है कि a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यदि a वेक्टर और यदि a वेक्टर और b वेक्टर दो अशून्य सदिश हैं, अशून्य सदिश हैं, तब वही क्या होता है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर ये बराबर होता है b वेक्टर प्लस a वेक्टर के, यानी सदिशों के योग में हम क्रम को विनिमय कर सकते हैं, क्रम को बदल सकते हैं। ठीक है, तो a वेक्टर और b वेक्टर का योग बराबर होगा b वेक्टर और a वेक्टर के योग के। ये होता है क्रम विनिमयता का नियम। दूसरा जो आता है, दूसरा नियम जो है वो है साहचर्यता का नियम, साहचर्यता का नियम। तो साहचर्यता का नियम क्या होता है भाई कि यदि a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर, तीन वेक्टर हैं, अशून्य सदिश हैं, अशून्य सदिश हैं, तब a वेक्टर प्लस b वेक्टर और इसका जोड़ c वेक्टर के साथ बराबर होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर की। ठीक है, यानी a वेक्टर, इसमें हम बात करते हैं ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग मतलब समूह की, समूह की मतलब a वेक्टर का b वेक्टर के साथ समूह, यानी a वेक्टर और b वेक्टर का जोड़ c वेक्टर के साथ बराबर होता है b वेक्टर और c वेक्टर का जोड़ a वेक्टर के साथ के, यानी इसमें हम समूह बदल सकते हैं, क्रम नहीं बदल सकते। क्या बदल सकते हैं? समूह बदल सकते हैं। ये कहलाता है साहचर्यता का नियम। ठीक है, तो साहचर्यता का नियम यानी सदिशों का योग जो है वो साहचर्यता के नियम का पालन करता है। ठीक है, इसमें फिर तीसरा आता है आपका योग तत्समक अवयव, अवयव का अस्तित्व, योग तत्समक अवयव यानी तत्समक अवयव जो दो सदिशों के योग के लिए काम में आता है, क्या होना चाहिए? तो देखो, तत्समक अवयव की परिभाषा कहती है कि यदि किसी सदिश को किसी दूसरे सदिश में जोड़ें और हमें सदिश a वेक्टर ही प्राप्त हो, सदिश a वेक्टर को किसी दूसरे सदिश में जोड़ें और सदिश a वेक्टर ही प्राप्त हो, तो दूसरे सदिश को हम पहले सदिश का तत्समक अवयव कहते हैं। और ये तभी संभव है जबकि हम उसको जोड़ें किसमें? शून्य सदिश के अंदर, यानी जब हम a वेक्टर के साथ में जोड़ते हैं 0 वेक्टर को, तभी हमें a वेक्टर प्राप्त होता है। अतः शून्य सदिश सदिश योग का तत्समक अवयव होता है, तत्समक अवयव होता है। ठीक है, तो तत्समक अवयव कौन सा होगा भाई? शून्य सदिश। सदिश योग के लिए तत्समक अवयव क्या होगा? शून्य सदिश। और इसमें अंतिम है आपका योग प्रतिलोम फलन, योग प्रतिलोम सदिश यानी एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो सदिशों के लिए योग प्रतिलोम क्या होना चाहिए? अब योग प्रतिलोम क्या होता है? योग प्रतिलोम होता है यदि किसी दिए गए सदिश में एक अन्य सदिश को जोड़ें और हमें तत्समक अवयव मिले, तत्समक सदिश मिल जाए, तो दिया गया दूसरा सदिश जो है, दूसरा सदिश पहले सदिश के लिए योग प्रतिलोम कहलाता है। तो देखिए, मान लीजिए कि a सदिश है, सदिश a है, इसमें हमने दूसरा सदिश x जोड़ दिया और हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया एक शून्य सदिश। शून्य सदिश मतलब योग तत्समक अवयव। ठीक है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि x वेक्टर बराबर क्या होगा? -a वेक्टर। तो दिए गए सदिश का योग प्रतिलोम -a सदिश होता है। ठीक है, -a वेक्टर होता है। तो ये कुछ गुणधर्म थे जो सदिशों के योग के गुणधर्म की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब अंत में हम एक और जो विषय है हमारा वो है सदिश का अदिश के साथ गुणनफल।
सदिश का अदिश के साथ गुणनफल का जो एक टॉपिक है वो हम लेते हैं। तो सदिश का अदिश के साथ गुणनफल। सदिश, माना कि सदिश ए वेक्टर है, सदिश का अदिश के साथ गुणनफल, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि आपका ए वेक्टर कोई अशून्य सदिश है, अशून्य सदिश। अशून्य सदिश का मतलब हो गया कि ये शून्य के बराबर नहीं है, इसका मापांक शून्य नहीं है, और लैम्डा कोई अदिश है, लैम्डा कोई भी अदिश राशि है, ठीक है, यानी इसमें दिशा नहीं है। तो इसका गुणनफल हम कर सकते हैं, इसका गुणनफल संभव होता है, और गुणनफल किसके बराबर होता है, लैम्डा गुणा ए वेक्टर के, यानी किसके बराबर हो गया, लैम्डा ए वेक्टर के। अब इससे क्या होगा, देखो गुणनफल का क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों हम सदिश का अदिश के साथ गुणनफल करते हैं। सदिश का हम अदिश के साथ गुणनफल करते हैं ताकि हम दिए गए मापांक को कम कर सकें या ज्यादा कर सकें, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि लैम्डा का मान क्या है, और हम दिए गए सदिश की दिशा को भी परिवर्तित कर सकें, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए लैम्डा यदि क्या है आपका, लैम्डा अगर 1 से कम है, लैम्डा का मान क्या है 1 से कम, तो मापांक जो है वो कम हो जाएगा। तो मापांक, इसका मापांक लैम्डा ए वेक्टर का जो मापांक होगा, लैम्डा ए वेक्टर ये कम हो जाएगा किससे, दिए गए वेक्टर के मापांक से, ठीक है। और यदि लैम्डा का मान बड़ा है 1 से, तो मापांक जो होगा लैम्डा ए वेक्टर का, यानी लैम्डा ए वेक्टर का जो मापांक है ये ज्यादा हो जाएगा ए वेक्टर के मापांक से, ठीक है। और दिशा का भी ऐसे जो है परिवर्तन होगा। यदि लैम्डा बड़ा है 0 से, लैम्डा पॉजिटिव है, तो दिशा परिवर्तित नहीं होगी, ए वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर की दिशा ए वेक्टर एक सदिश होगी, सदिश होगी, ठीक है। और यदि लैम्डा का मान छोटा है 0 से, तो लैम्डा ए वेक्टर की दिशा ए वेक्टर के विपरीत होगी, विपरीत होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है लैम्डा ए वेक्टर, लैम्डा मतलब सदिश का अदिश के साथ गुणनफल इसलिए करते हैं ताकि मापांक को परिवर्तित कम कर सकें, ज्यादा या कम कर सकें, और दिशा को जो है दिशा में और विपरीत दिशा में रख सकें, ठीक है। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं, इसके गुणधर्म है जैसे लैम्डा का गुणा ए वेक्टर से कर रहे हैं हम, तो लैम्डा ए वेक्टर ऐसे लिखा जा सकता है, लैम्डा और म्यू का गुणा हम कर रहे हैं ए वेक्टर के साथ, तो लैम्डा म्यू ए वेक्टर हो सकता है, या फिर म्यू लैम्डा ए वेक्टर हो सकता है। यदि लैम्डा प्लस म्यू का गुणा ए वेक्टर के साथ कर रहे हैं, तो लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू ए वेक्टर हो सकता है, या फिर लैम्डा का गुणा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ कर रहे हैं, तो लैम्डा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर हो सकता है। तो ये कुछ गुणधर्म है किसके, सदिश का अदिश के साथ गुणनफल के, ठीक है। धन्यवाद।